हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट सेमेस्टर पे। और आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट पेपर जिसका नाम है लीगल लैंग्वेज। उसके बारे में लीगल लैंग्वेज आपके एलएलबी थर्ड सेमेस्टर में होगा या फिर ये डीडीयू का है, एज वेल एज सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का है जो थर्ड सेमेस्टर में है। आपके वेरियस यूनिवर्सिटीज में वेरियस सेमेस्टर में जो है ये लीगल लैंग्वेज एज अ पेपर तो पढ़ाया जाता होगा, भले ही वो किसी सेमेस्टर में हो। तो लीगल लैंग्वेज क्या होता है, लीगल लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या इसका यूजेस होता है, ठीक है ना, कहाँ ये यूज होता है। तो मैं आपसे पहले बता दूं कि ये जो लीगल लैंग्वेज है, जैसे ही अदर लैंग्वेज है, जैसे हिंदी लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, वैसे ही लीगल लैंग्वेज भी है। इसके भी अपने क्या है कुछ मतलब हैं, इसमें भी कुछ फ्रेजेस होते हैं, लैटिन मैगजीन्स होती हैं जो ऑल दो डायरेक्टली यूज नहीं होती है, इसका मतलब वैसा डायरेक्टली नहीं बनता है, लेकिन लेजिस्लेशन में एज वेल एज जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में चीज़ों को यूज करने के लिए एज अ टर्मिनोलॉजी इसको लिया जाता है। और बड़ी बड़ी लाइंस को, बड़े बड़े ऐसे चीज़ों को शॉर्ट करने के लिए भी क्या यूज किया जाता है, इम्पोर्टेंट लीगल मैगजीन्स का या लीगल मैगजीन का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं, अपने लीगल लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। लीगल लैंग्वेज में आपको 4 यूनिट पढ़नी है। 4 यूनिट में का ये चौथा यूनिट है। हम चौथे यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको टोटल 20 से 25 जो इम्पोर्टेंट लीगल मैगजीन है वो देखनी है। फिर ऐसे करते हुए हम यूनिट फर्स्ट पे जाएंगे, सेकंड और थर्ड अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो देखो भाई क्या कह रहा है, और लीगल मैगजीन इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड लीगल आइडिया। तो लीगल मैगजीन क्या है भाई, लीगल मैगजीन जो है ये वेल एस्टैब्लिश्ड एक लीगल आइडिया है, ठीक है ना। एक प्रपोजल है, एक डॉक्ट्रीन है, जनरली एक्सप्रेस इन लैटिन, लैटिन टर्म में ही इसको एक्सप्रेस किया गया है। मेजॉरिटी ऑफ these Latin magazines date back to the Middle Ages in the European government that it employed Latin as their official लैंग्वेज। तो लैटिन को एक यूरोपियन गवर्नमेंट ने एक एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज भी बनाया था। अगर हम मिडिल एज में जाते हैं यूरोप के, तो ठीक है ना, यूरोपियन गवर्नमेंट में याद रखना लैटिन को ही अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था। और ये जितनी भी आप लीगल मैगजीन पढ़ते हो ये क्या है, ये लैटिन टर्म ही है, ठीक है ना। ये लैटिन टर्म है, जैसे इंग्लिश होता है ना, इंग्लिश लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज है, तो ये जितने भी मैगजीन आप पढ़ोगे ये लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन टर्म्स है। ओके, दिस प्रिंसिपल एड्स कोर्ट, ये कोर्ट को क्या करता है भाई, हेल्प करता है, एड कोर्ट अक्रॉस द ग्लोब इम्प्लीमेंटिंग करंट लॉज इन फेयर एंड रिजनेबल मैनर अलाउिंग टू रिजॉल्व इशू बिफोर दम। अब यहाँ पे देखो भाई लीगल मैगजीन्स का क्या क्या आवश्यकता है, इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये जितने भी कोर्ट है ना उनको ऐड करता है, उनको हेल्प करता है, क्या करने के लिए, चीजों को करंट लॉ को समझने में फेयर और रिजनेबल मैनर में, ठीक। सच प्रिंसिपल डू नॉट हैव लीगल फोर्स, इनका कोई लीगल फोर्स तो नहीं होता, जैसा मैंने बताया इसका कोई लीगल फोर्स तो नहीं है, एनफोर्सेबल तो नहीं है, बट when courts use them determining legal matters or legislative adopt then in enacting legislation, they take on shape of law and serve as the foundation for sound judgment। तो लीगल फोर्स इन लैटिन टर्म्स का डायरेक्टली नहीं है, लेकिन जब कोर्ट इसकी व्याख्या करता है, इंटरप्रिटेशन करता है, लेजिस्लेचर इसको यूज करता है लॉ को एनेक्ट करने में, तो ये एक फाउंडेशन देता है किसी भी लॉ का, किसी भी लॉ का एक फाउंडेशन तैयार करता है कोई भी साउंड जजमेंट या अच्छा जजमेंट देने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वी रिफर्स टू इट एज अ सिंगल वर्ड और सिंगल फ्रेज टू अवॉइड यूजिंग एक्सटेंटिव डेफिनेशन। ये भी बात है भाई, बड़े बड़े स्टेटमेंट को यूज करने से बढ़िया है कि 2 लाइन का, 2 शब्द का या 3 शब्द का क्या यूज कर लो, लैटिन टर्म यूज कर लो। तो ये बड़े स्टेटमेंट को या बड़े सारे डेफिनेशंस को केवल छोटे वर्ड्स में समाहित करने का काम करता है, तो हमारा काम कम काम कर देता है, ठीक है ना। चलो अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे अपने, एक मिनट थोड़ा रुक गया है।
हाँ, तो अब चलिए कुछ आगे हम इम्पोर्टेंट लीगल मैगजीन्स है उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, कह रहा है क्या कि एवरी पीस ऑफ लेजिस्लेशन और एक्ट इज रिटन विद सर्टेन पर्पस इन माइंड, ठीक है। ये तो आप सभी को पता है कि कुछ कोई जो लेजिस्लेशन या कानून बनाया जाता है उसके पीछे क्या होता है, कुछ पर्पस होता है, कुछ उद्देश्य होता है। द जुडिशरी हैज एन important responsibility and interpreting the provision in such way। और जुडिशरी का काम क्या होता है, इंटरप्रिटेशन का। आप सब पहले से ही जानते हो कि लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना और उसकी व्याख्या करना, उसको समझाना, उसको इंटरप्रेट करना, किसका काम होता है, जुडिशरी का। तो वही कह रहा है कि every piece of legislation or act is written with a certain purpose of mind। कुछ ना कुछ माइंड में रख करके ही किसी उद्देश्य के लिए ही कोई भी लेजिस्लेशन विधायिका जो है वो बनाई जाती है। द जुडिशरी हैज एन इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जुडिशरी की क्या है भाई, एक इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चीजों को इंटरप्रेट करे, उसकी व्याख्या करे। प्रोविजन इन सच वे दैट द लेजिस्लेटर इंटेंट, की लेजिस्लेचर्स की जो कानून बनाए हैं उनकी क्या उद्देश्य रही होगी, क्या उनका इंटेंशन रहा होगा, इसकी व्याख्या कौन करेगा, वो तो भाई जुडिशरी ही करेगा। लीगल मैगजीन सर्व्स अ वाइटल फंक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो अदा करता है कौन, लीगल मैगजीन। असर्टिंग द जुडिशरी बाय गिविंग अ मेथड एंड स्टैंडर्ड फॉर इंटरप्रेटिंग द लेजिस्लेशन। तो क्यों क्यों इंपॉर्टेंट रोल जो है जुडिशरी अदा करता है, क्योंकि लेजिस्लेशन के इंटेंट को समझ करके उसको एक मेथड देता है, ठीक है, असिस्ट करता है कि लेजिस्लेचर का, देखो भाई कानून तो बहुत पुराने पुराने हैं ना। जैसे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देख लो तो 1872 का है। इसी तरह आप टीपीए देख लो 1882 का। बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जो जिन्होंने तब लॉ बनाया था वो अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो अब उनके इंटेंशन को कौन इंटरप्रेट करेगा, कौन उनके इंटेंशन की व्याख्या करेगा भाई, तो वो करेगा जुडिशरी। और ये सब करने में ये जो टर्म्स है, लैटिन मैगजीन्स है, लीगल मैगजीन्स है, ये हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं किसको, जुडिशरी को, किसी भी चीज को, किसी भी लॉ को समझाने में आसानी से, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम स्टार्ट करेंगे। आपने पहले तो देखा कि हमें क्यों पढ़ना जरूरी है या फिर जो लीगल मैगजीन्स है उसकी क्या आवश्यकता रही है। ओके, चलो अब हम देखेंगे क्या, एब इनिशियो, आरंभ से ही। पहला जो हमारा लीगल मैगजीन है उसका मतलब है एब इनिशियो, मतलब कोई भी चीज शुरुआत से। तो एब इनिशियो इज अ फ्रिक्वेंटली लैटिन मैगजीन है ये, दैट सिग्निफाइज फ्रॉम वेरी बिगनिंग। कोई भी चीज शुरुआत से ही, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक मिनट, कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट अगर माइनर के साथ कर लिया जाए तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट आप सभी ने पढ़ा है, तो आई होप ये केस लॉ जो मैं बोलने जा रही हूँ ये आपको पहले से पढ़ा होगा आपने। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो मोहरी बीवी वर्सेस दामोदर दास घोष का केस था, उसमें ये बोला गया था कि माइनर के साथ किया गया कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट है, वो शुरू से ही एब इनिशियो ही वो क्या होगा, वॉइड होगा। तो एब इनिशियो वॉइड मतलब फ्रॉम द बिगनिंग, फॉर द वेरी बिगनिंग, जब ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ था उसी समय ही ये शून्य हो गया था, ठीक है। तो ये हम देखेंगे और आगे इससे रिलेटेड इसकी लिटरल मीनिंग क्या है। जब भी आपको कोई मैगजीन लिखने के लिए आएगा तो पहले तो आप उसकी क्या मीनिंग है ये बता दोगे। जैसे एब इनिशियो ही आता है तो आप बोलोगे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, इसका मतलब क्या है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अब लिटरल मीनिंग आएगा तो आप उसको और एक्सप्लेन करोगे और उसको समझाने का काम करोगे, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है लिटरल मीनिंग भाई, कह रहा है लिटरल मीनिंग ऑफ एब इनिशियो इज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द लॉ और एक्ट, किसी लॉ के बिगनिंग से या फिर किसी के एक्ट से। सच अ टर्म इज यूज्ड विथ रिस्पेक्ट टू लॉज एग्रीमेंट। और ये जो टर्म्स है ये कहाँ किसके लिए यूज किए जाते हैं, लॉज के लिए, एग्रीमेंट्स के लिए, डीड के लिए, मेड बिटवीन द पार्टीज, दो पार्टियों के बीच में, दो इंडिविजुअल्स के बीच में, या फिर मैरिज दो बीच में हो रहा है उसके रिलेटेड मैटर में ये यूज किया जाता है जनरली, ठीक है ना। कौन सा मैगजीन, लीगल मैगजीन, तो एब इनिशियो, ठीक है ना।
एब इनिशियो, void ab initio अगर कोई बोल रहा है, इट मीन्स द थिंग्स वाज नेवर क्रिएटेड, कोई भी चीज कभी बनाई ही नहीं गई, या फिर बनी भी थी तो वो शुरू से ही क्या थी, void with begin with, मतलब शुरू से ही वो शून्य थी। जैसे कि अब यहाँ पे देखो, कोई भी अगर लॉ बनाया जा रहा है लेजिस्लेचर के द्वारा, तो वो फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन कर रहा है, तो वो लॉ क्या होगा, वो लॉ होगा वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से ही जब से वो बना तब से वो क्या होगा, वॉइड होगा। इसी तरह माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट, फिर अनसाउंड माइंड पर्सन के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो, ठीक है ना। मतलब उसको हम टर्म क्या देंगे, वॉइड एब इनिशियो, स्टार्टिंग से ही क्या है भाई, वो शून्य। आपको इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आप मान लो कि कोई एक जज है, कोई एक वकील है, या फिर जुडिशियल माइंड वाले पर्सन है, या फिर जो जुडिशियल फील्ड में रहते हैं, जो लॉ के फील्ड में रहते हैं, वो लोग हैं। अब वो आपस में बात कर रहे हैं या फिर कोर्ट में बात कर रहे हैं, तो इतना बड़ा बोलेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि देखो क्योंकि माइनर था, या फिर क्योंकि वो अनसाउंड माइंड था, क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट टू फंडामेंटल था, दैट्स वाई ये वॉइड एब इनिशियो है, ठीक है। तो इतना बोलने से बढ़िया है कि बोल दो कि ये जो लॉ है ये क्या है, वॉइड एब इनिशियो है। अब वॉइड एब इनिशियो का मतलब किसी वकील को, किसी जज को, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो लॉ प्रोफेशन से जुड़ा है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। वो भारी भरकम एक्सप्लेनेशन ना दे करके सिर्फ ये दो शब्द बोल करके ही अपनी बात समझा सकता है, ठीक है ना, या एक दूसरे को वो समझा सकते हैं, ठीक है। तो फायदा आपको दिख रहा होगा कि हाँ, लीगल मैगजीन का ये फायदा होने वाला है। आगे चल के आप भी इसी फील्ड में आ रहे हो, तो आपको भी ये सारी टर्म्स जो है वो यूज करनी है, वेदर कोर्ट रूम में या फिर प्रोफेशनल कैपेसिटी में, आप जहां भी यूज करें, ठीक है ना। चलो, अब इंटरप्रिटेशन आरंभ से ही शून्य की व्याख्या जो है वो बहुत करी गई है, बहुत सारे केसेस में करी गई है, वो हम देखते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, जुडिशियल डिसीजन बेस्ड ऑन द लीगल मैगजीन्स रेलेवेंट इन पैराग्राफ। तो पहला जो केस था वो कौन सा था भैया, केशवानंद माधवा मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1951 का ये केस था। तो इस केस में क्या बोला गया कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया while deciding केशवानंद माधवन मेनन versus state of Bombay had ruled that Article 13 subsection 1 of the Indian contract did not apply to the case since the crime was committed before the constitution was enacted, and so petitioners 1949 proceedings were unaffected। तो देखो भाई क्या बोला गया इसमें कि आर्टिकल जो 13 क्लॉज 1 है, 13 क्लॉज 1 क्या है आपको पता होना चाहिए। वो ये है कि अगर कोई भी लॉ इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे संविधान का, उससे अगर उससे असंगत है कोई भी कानून, तो वो कानून क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो होगा। ये तो आपको पता ही होगा, ये वॉइड एब इनिशियो होगा। लेकिन अब बोला गया कि ये तो हमारा जो कानून है, मतलब कि हमारा जो संविधान है वो कब लागू हुआ। हमारा संविधान आपको पता होना चाहिए कि पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। लेकिन ये जो काम था वो कब का था भाई, ये 1949 के समय इसकी प्रोसीडिंग चल रही थी। उस समय हमारे यहाँ लागू नहीं हुआ था कानून। तो इस मतलब ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उस समय लागू नहीं हुआ था। तो बोला गया कोर्ट के द्वारा कि देखो भाई, ये जो बात है, ये जो कानून है ये कब का है, तो पहले का है, 1949 के पहले का है। उस समय कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया था। तो ये जो क्राइम है, ये जो क्राइम है, ठीक है, ये जो क्राइम है वो क्या होगा, अनअफेक्टेड होगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से ये अनअफेक्टेड होगा, ठीक है, अनअफेक्टेड होगा। चलो, अब यहाँ पे देखो भाई, दूसरा देखो, दूसरा केस था इसमें, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस कोचर कंस्ट्रक्शन वर्क्स एंड अदर से। इसमें इसमें क्या था भाई, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया while deciding the case of Delhi Development Authority versus कोचर कंस्ट्रक्शन used the Latin term ab initio to arrive at conclusion that the proceedings were ab initio faulty, since the firm in which name the action were initiated was not registered at the time of the institution of proceedings।
ठीक है। अब इसमें दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस कोचर कंस्ट्रक्शन वर्क एंड अदर्स 1956 के 1996 के केस में ये हुआ था कि कोई एक व्यक्ति जो है वो क्या करता है, प्रॉपर्टी खरीदता है, ठीक है, प्रॉपर्टी खरीदता है, बाद में उसको नोटिस चली जाती है कि देखो भैया ये जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है ये तुमने गलत तरीके से खरीदी है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तुमने खरीदी बिक्री का, ये क्या है भाई, वॉइड एब इनिशियो है, शुरू से ही क्या है, शून्य है। ठीक, तो ये केस भी आप डाल सकते हो। कौन सी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस कोचर कंस्ट्रक्शन वर्क्स एंड अदर में, बाकी पढ़ सकते हो, डिटेल में दिया हुआ है। ठीक, इसी तरह शिव कुमार एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 का केस है, ये इसमें था, शिव कुमार वाले में ये केस था। जो मैंने पहले बोला वो शिव कुमार वाले केस में था। ठीक है, तो शिव कुमार वाला केस में था कि अगर आपने गलत तरीके से प्रॉपर्टी को खरीदा है तो उसके उससे आपको निकाला जा सकता है उस प्रॉपर्टी से। क्यों? क्योंकि वो जो उस प्रॉपर्टी के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो क्या था, वॉइड एब इनिशियो था, शुरू से ही शून्य था, आप उसके लिए कॉम्पनसेशन वगैरह जो है वो डिमांड नहीं। ठीक, दूसरा जो मैगजीम है, देखो भाई कोई भी अगर मैगजीम आप लिख रहे हो तो सबसे पहले तो उसका मीनिंग बताओ, दूसरा उसका लिटरल मीनिंग बताओ, और तीसरा उससे रिलेटेड जो एक आध दो केस हैं, एक एक केस भी लिखोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एक केस है वो डाल दो, कम से कम एक केस, तो इसीलिए मैं एक केस ही अच्छे तरीके से आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट जो है एक्टस लेजिस नैमिनी फैसिट इंजूरियम, नेक्स्ट जो क्या है मैगजीन वो ये है कि ये वेल एस्टेब्लिश्ड मैगजीन्स है दैट सिग्निफाइज द एक्ट ऑफ लॉ डज इंजरी टू नो वन, मतलब कि कानून का कार्य जो है वो किसी को चोट नहीं पहुंचाता। हिंदी मीडियम वाले देखेंगे, देखो भाई हिंदी मीडियम वाले अगर कहेंगे कि मैम इसका ट्रांसलेशन बताइए, मतलब एक्टस लेजिस नैमिनी फेसिट इंजूरियम, तो इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, ये जैसा है वैसे ही रहेगा क्योंकि ये लैटिन टर्म है, तो इंग्लिश में भी आपको ऐसे ही लिखना है, और हिंदी मीडियम वाले अगर कॉपी लिख रहे हैं तो उनको ऐसे लिखना है, एक्टस लेजिस नैमिनी फेसिट इंजूरियम। इसका मतलब ये है कि कानून का जो भी वर्क होता है, जो भी काम होता है ना, वो किसी को चोट नहीं पहुंचाता है। ठीक है, कानून का कार्य किसी को चोट नहीं पहुंचाता है। देख लो भाई, ये तो एकदम रट लेना, ये एक डिक्टो ऐसे ही लिखना, द एक्ट ऑफ लॉ डज इंजरी टू नो वन। ओके, चलिए अब इसका लिटरल मीनिंग क्या है वो हम देखते हैं। हम्म इसका लिटरल मीनिंग हम अब देखते हैं, क्या कह रहा है, द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैगजीन इज दैट नो वन प्रेजुडाइज no one prejudiced by judicial action and legitimate action does not need any qualification। क्या कह रहा है कि न्यायिक कार्रवाई से किसी को कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है और वैध कार्रवाई के लिए योग्यता की आवश्यकता नहीं है। There is a prevalent assumption that initiating a lawsuit against another party will not affect the second party other than frivolous action. As a result, no one may be harmed by a legal action. An act legislation should be restricted on its application so that it does not infringe anyone's infringe of anyone's right। अच्छा ये देखो कि अगर आप किसी पे केस कर देते हो तो क्या उसके राइट का वो वॉलेशन है? नहीं, केस करना किसी के भी राइट का वॉलेशन नहीं है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल कि जो जजेस हैं या फिर जुडिशरी हैं वो हड़बड़ी में क्या करने फैसला ना दे दे। इसीलिए कोर्ट्स को जजमेंट देते समय बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारे एविडेंस देखने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो मैगजीन है ना आपकी, ये मैगजीन एक्टस लेजिस नैमिनी फैसिट इंजूरियम की मतलब कि द एक्ट ऑफ लॉ, जो लॉ का एक्ट होता है वो किसी को इंजरी नहीं पहुंचाता है। तो इसीलिए जब कोर्ट में केस करता है, मान लो आपके अगेंस्ट कोई केस कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब आपको आपकी वो लीगल इंजरी कर दिया, समझ रहे हो? लेजिटिमेट मतलब वो इलेजिटिमेट नहीं है, वो केस कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कोर्ट का आता है काम कि वो किसी भी हाल में आपको चोट ना पहुंचाए, अपना पूरा ड्यू डिलिजेंस और सारी चीजें लेते हुए आपके
हित में या फिर जो भी हो, अगर गिल्टी हो तो उसके लिए फैसला करे, नहीं है तो उसके लिए फैसला करे। ठीक है, मतलब एक्ट का ये काम है कि वो आपको किसी भी तरह चोट नहीं पहुंचाने का काम करता है। अब यहाँ पे देखो, कोई भी एक्ट जो है, चाहे वो भारतीय न्याय संहिता हो, पहले आईपीसी था, और भी बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, चाहे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये एक्ट क्यों बनाए जाते हैं कि आपके साथ फेयर डीलिंग करने के लिए, आपका राइट जो है आपसे छीनने के लिए नहीं। ओके, तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब एक्ट जो है वो बनाए जाते हैं लोगों को नुकसान ना पहुंचाने के लिए, तब कैसे जुडिशरी जो है वो आपको जो नुकसान है वो पहुंचा सकती है, क्योंकि जुडिशरी का काम क्या है, इंटरप्रिटेशन। तो जो भी एक्ट बनाया गया है उसकी व्याख्या कौन करेगा, जुडिशरी करेगी, और हर एक एक्ट का एम होता है कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। ओके, याद रखना। हाँ, अनलेस एंड अनटिल की कोई लॉ को ही नुकसान पहुंचा रहा है तो उसके लिए तो दिक्कत हो जाएगी ना। अब इंटरप्रिटेशन कैसे देखेंगे भाई, तो जुडिशियल डिसीजन के थ्रू देखेंगे। हम एक ही केस पढ़ेंगे, लेकिन वो केस हमको याद करना है और अच्छे से रखना है। क्यों? क्योंकि एक ही केस आप अगर आप याद रख लोगे सही से और लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, रेदर देन सारी चीजें पढ़ने के। हाँ, ठीक है, चलो भाई। तो जुडिशियल डिसीजन क्या है इस पे, बाबू राव गणपत राव तिरुमले, ठीक है, तिरुमल्ले बनाम भिनप्पा वेनकम्पा कदाकुर का केस है 1996 का। इस केस में क्या कहा गया, तो कोर्ट इज ऑब्लिगेटेड टू अप्लाई, तो कोर्ट जो है वो ऑब्लाइज्ड है, कोर्ट का ये दायित्व है, कोर्ट का क्या है भाई, ये दायित्व है, टू अप्लाई द concept of actus legisum nemini facit injurium, मतलब कोर्ट का ये दायित्व है किसी भी केस को एंटरटेन करते समय कि भाई ये चीज वो जरूर देखे कि कोई भी अगर एक्ट बनाया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा तो वो किसी को हानि पहुंचाने के लिए, चोट टोट को देने के लिए नहीं पहुंचाया गया, बल्कि लोगों के वेलफेयर के लिए बनाया गया है। तो ये चीज इंटरप्रिटेशन करते समय जुडिशरी जो है वो ध्यान रखेगी। एंड रेंडर टू जस्टिस टू दोज, उन लोगों को जस्टिस देने के लिए, हु हैज बीन रॉन्ग, जिनके साथ गलत हुआ है उनको जस्टिस देने के लिए बनाया गया है। ठीक है, the court must then issue appropriate instruction allowing the tenants to reconstruct the premises in the line and previous decision, and if possible in accordance with the authorized plan, but only to the degree necessary to accommodate the tenants. The landlord is responsible for covering the cost spent in this regard. अच्छा देखो भाई, इसमें वही किराएदार वगैरह, किराएदारी वगैरह से रिलेटेड सारी बात है। इसमें क्या बोला गया भाई कि न्यायालय को किराएदार को पिछले निर्णय के अनुसार, यदि संभव हो तो अधिकृत योजना के अनुसार, लेकिन केवल किराएदारी की सुविधा के लिए आवश्यक सीमा तक परिसर का पुनः निर्माण करने की अनुमति देते हुए उचित निर्देश जारी किए। इस संबंध में होने वाले खर्च की वहन की जिम्मेदारी मकान मालिक की थी। तो बाबू राव गणपत राव तिरुमले वर्सेस भीमप्पा वेनकप्पा कंदाकुर के केस में ये था कि इसमें टीनेड रहता है, लैंडलॉर्ड रहता है। तो जब भी आप किसी के घर में किराए पे रहते हो, तो भाई किराए पे रह रहे हो, अगर उसके घर में किसी भी तरह का मान लो कि कोई भी डैमेज हो रहा है, डैमेज आपके कारण नहीं हुआ हो, डैमेज जैसे कि पुराना बिल्डिंग हो गया है तो उसकी छज्जे टूट के गिर रहे हैं, दीवार में चीरण आ रही है कुछ, या फिर पानी टपक रहा है छत से, तो फिर ये रिपेयर कराने की जिम्मेदारी किसकी है, ऑब्वियस सी बात है लैंडलॉर्ड की जो है उसकी है। और उसमें जो टीनेट है, जो किराएदार है, अगर उसको वो रिपेयर कराता है तो उसका खर्च कौन वहन करेगा, तो जो मकान का मालिक है वही वहन करेगा। इसमें मकान का मालिक, इस केस में मकान का जो मालिक था वो इनकार कर रहा था, जो डैमेज हुआ था उसको ठीक करवाया था जो किराएदार, उसको देने से। ठीक है ना, तो ये केस कोर्ट में गया और कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, जिम्मेदारी मकान मालिक की है कि अगर टीनेट ने, मतलब किराएदार ने, कोई भी बिगड़ती हुई चीज को आपकी रिकंस्ट्रक्ट कराया है तो आप उसका खर्चा वहन करें, चाहे तो आप उसको बाद में पैसा दे दो, चाहे तो आप किराए में कटवा दो। ठीक है ना, तो ये केस आ जाएगा, क्योंकि किसी भी एक्ट का, मैंने जैसे बोला ना कि किसी भी एक्ट का एम होता है कि वो सामने वाले को नुकसान या फिर किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए। ठीक,
तो ये चीज है। अब जैसे मान लो कि अगर बोल दिया जाता कि नहीं किराएदार करवाया है अपने मन से तो किराएदार ही दे, तो ये तो उसके साथ क्या हो जाता भाई, नुकसान हो जाता, उसको चोट लग जाती इस चीज से। ठीक, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन कोड के द्वारा ये किया गया। इसमें बहुत सारे केसेस हैं, जैसे कि पीजी पटापी वर्सेस मिथिली का, इसको पढ़िएगा, आपको समझ में जरूर आएगा, क्योंकि आपने जो लीगल मैगजीन है वो आपने समझ लिया है। हाँ, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अपना मैगजीन वो क्या कह रहा है, एक्टिस नन फेसिट रियम निसी मेंसेट्रिया। इसका मतलब क्या होता है, देखो हिंदी में भी यही है, एक्टिस नन फेसिट रिम निसी मेंसेट्रिया। इसका मतलब है एन एक्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी क्राइम विदाउट द क्रिमिनल इंटेंट, मतलब कि विदाउट इंटेंशन के अगर आपने कोई काम किया है तो वो क्या नहीं कहलाएगा भाई, ऑफेंस नहीं कहलाएगा। चलो देखो भाई, देख लेते हैं हम। एक्टस रियस एंड मेंस रिया आर द टू मेन कंपोनेंट ऑफ द क्रिमिनल लॉ। ये तो आप जानते ही हो कि इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम जब देखोगे तो उसमें तो पहला होता है ह्यूमन बीइंग, दूसरा होता है उसमें मेंस रिया, तीसरा होता है एक्टस रियस और चौथा उसका होता है इंजरी। ठीक है, तो ये दो मेन कंपोनेंट एक्टस रियस और मेंस रिया आपको देखने को मिलते हैं क्रिमिनल लॉ में। while the while the lawful act is known as actus reus, unlawful act known as actus reus, the state of mind that leads to such act is known as mens rea। मतलब अगर कोई आप एक्ट कर रहे हो तो उसको एक्टस रियस बोलेंगे, और आपका अगर इंटेंशन है तो उसको मेंस रिया बोलते हैं, ये तो आप सबको पता होगा। मेंस रिया इज अ सोर्स ऑफ लैटिन मैक्स। मेंस रिया या फिर एक्टस रियस ये दोनों कहाँ के हैं भाई, तो लैटिन मैक्स। तो एक्टस नन फेसिट रियम निसी मेंसेट रिया का मतलब क्या है, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, आइए देखते हैं हम आगे पेज पे। इसका लिटरल मीनिंग देखते हैं हम। हाँ, यहाँ से देखो, एक्टस नन फेसिट, मेरे साथ बोलो, एक्टस नन फेसिट रियम nisi mencetria is that an act, is that इसका मतलब है an act does not make anyone guilty, कोई भी काम किसी को गिल्टी नहीं ठहराता, unless जब तक, unless there is a criminal intent or guilty mind, जब तक ये गिल्टी माइंड या फिर क्रिमिनल इंटेंट ना हो, इंटेंशन ना हो, इरादा ना हो, दोषी मन ना हो उस काम को करने का। ठीक है ना, तो अगर कोई आपसे पूछे कि इसका मतलब क्या है, तो एक ऐसा कार्य है, ठीक है ना, ये एक ऐसा कार्य है जिसके लिए एन एक्ट डज नॉट मेक एनीवन गिल्टी, मतलब ऐसा कोई भी कार्य किसी को गिल्टी या दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसमें कोई ना कोई आपराधिक इरादा हो या फिर दोषी मन हो। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो लैटिन मैगजीन। इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं एक्टस नन फेसिट निसी मेंसेट्रिया का। ठीक, तो बहुत सारे इसमें केसेस हैं, अब चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो, वरना बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लैटिन मैगजीन पढ़ो, उसका मतलब पढ़ो, और फिर उसके बाद लिटरल मीनिंग अगर समझाना है तो समझा दो, उसके बाद फिर आप आ जाओगे ना सीधे एक केस लिख करके बात खत्म करना। ठीक, नेक्स्ट है ब्रांड वर्सेस वुड का 1946 का ये केस है। इस केस में क्या बोला जाता है, द कोर्ट डिबेटेड वेदर इट वाज नेसेसरी टू अज्यूम दैट अ कन्विक्शन फॉर अ क्राइम नीडेड प्रूफ ऑफ मेंस रिया। तो क्या कह रहा है, न्यायालय ने इस बात पर बहस की कि क्या यह मान लेना आवश्यक है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के लिए मेंस रिया का प्रमाण आवश्यक है। इसमें बोल दिया गया कि क्या अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या जरूरी है, मान लो कोई काम आपने कर दिया है, ठीक है, कोई एक्ट आपसे हो गया, तो क्या जरूरी है क्या कि उसके उसके पीछे की उसकी मेंस रिया भी देखे, कर दिया तो कर दिया, उसके लिए जो है वो सजा दे दो। तो इसमें मुख्य न्यायाधीश जो लॉर्ड गोडाई जी थे वो बोले कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सामान्य कानून के तहत, ठीक है, किसी अपराध के लिए हमेशा एक मेंस रिया मौजूद होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति यह साबित कर जाता है
कि उसने मेंस रिया के बिना कोई भी एक्ट किया, व्यवहार का मतलब यहाँ एक्ट है, तो वह आपराधिक आरोप के विरुद्ध अपना बचाव कर सकता है। यद्यपि ऐसे कानून और नियम के तहत जिसमें मेंस रिया के अभाव के बावजूद अपराध निर्धारित करना और आपराधिक न्यायालयों के समक्ष व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराया जाना उचित समझा जाए। देखो देखो भाई, ब्रेंड वर्सेस वुड में एक क्वेश्चन आया, कोर्ट के सामने डिबेट किया गया। मान लो कि कोई किसी का जो है वो मर्डर कर दिया, मर्डर मर्डर तो इंटेंशन के साथ होगा। मान लो किसी ने, कोई एक लड़की है वो रास्ते में जा रही है, एक कोई व्यक्ति है, उसने उसको मार करके उसकी हाथ तोड़ दी, उसका हाथ तोड़ दिया उस लड़की ने मार करके। अब यहाँ पे ये सामने से तो क्या दिख रहा है कि हाँ लड़की ने गलत किया, लेकिन लड़की का इरादा क्या था इस काम को करने का, ठीक है। अब सामने वाले ने, हो सकता है उस आदमी ने उसके साथ कुछ गलत व्यवहार किया हो, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा किया हो जो लड़की के लिए बहुत खराब हो। तो वो लड़की का इंटेंशन क्या था, अपना बचाव करना था, ठीक है, अपना बचाव करना था, ना कि उसको नुकसान पहुंचाना। तो अपने बचाव के लिए उसने ये काम किया, ठीक है। तो किसी का भी अपराध सुनिश्चित करने से पहले उसका मेंस रिया देखना जरूरी होता है। अब मान लो कि रोड पे एक गाय जा रही थी या फिर बुल जा रहा था, जिसको सांड बोलते हैं। अब वो आपको दौड़ा रहा था, ठीक है, आप जा करके छुपे और उसको भगाने के लिए एक आधा ईटा जो है वो उठाएं और उसको भगाएं, ठीक है। वो उसको ना लग करके, वहां से कोई आदमी गुजर रहा था उसको लग गया, ठीक। यहाँ पे आपके ऊपर केस हो गया कि भैया इसने मुझे वॉलेंटरली जो है वो कॉज हार्म किया है, वॉलेंटरली जो है वो क्या किया है, मुझे ग्रीवियस हर्ट दिया है। तो ये बताओ, वॉलेंटरली ग्रीवियस हर्ट देना क्या उस व्यक्ति का इरादा था, क्या उसका इंटेंशन था ये करना? नहीं ना, वो किसी और इंटेंशन के साथ कर रहा था, लेकिन कुछ और हो गया। तो क्या उसको गिल्टी माना जाएगा? उसका गिल्टी माइंड था, क्या वो उस व्यक्ति को सचमुच मारना चाहता था? नहीं मारना चाहता था ना। तो अपराध सुनिश्चित करने से पहले, अपराध जो है वो सुनिश्चित करने से पहले ये सारी चीजें देखी जाती हैं। ओके, मेंस रिया जरूर देखा जाता है। हाँ, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मैगजीन के साथ। ठीक, नेक्स्ट मैगजीन हमारी क्या है भाई, देखते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे केसेस हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं इसको, नहीं तो एक केस आपको विद साइटेशन याद रहना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट केस जो है वो है एक्टरी इनकम्बिनेंट ओनस प्रोबेंडी, ठीक। इसमें क्या कहता है भाई कि A legal maxim, little Latin term है, states that before a plaintiff at law or a complaint at equity may win their case, they must establish a solid title of claim. देखो भाई, एक्टरी इनकम्बेंट ऑनस प्रोबेंडी ये है कि अगर कोई भी केस ला रहा है ना, लेट सपोज प्लेंटिफ जो है वो केस ला रहा है, तो उसके पास एक सॉलिड टाइटल का प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ये जो प्रॉपर्टी है, हाँ ये जो संपत्ति है, या फिर ये जो मैं दावा कर रहा हूँ, इसका एक ठोस जो है वो सबूत होना चाहिए। तो कोई भी केस अगर ले जा रहा है किसी प्रॉपर्टी के लिए कि हाँ भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए आपके पास उसके उसके ठोस सबूत भी जो है वो होने चाहिए। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। लिटरल मीनिंग क्या है, लिटरल टर्म क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है इसका, वो हम देखेंगे। वो क्या है भाई कि द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन प्लेंटिफ। तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है ना, जो सबूत का भार होता है ना, वो वादी पे होता है, जो केस इंस्टीट्यूट कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना कि जो भी व्यक्ति केस इंस्टीट्यूट कर रहा है या कोर्ट में केस ला रहा है, उसी के ऊपर यह दायित्व होता है कि वो उसको क्या करे भाई, प्रूफ करे कि हाँ ये मेरा ही है। अगर कोई कहता है हम, हाँ ये इसने मेरी प्रॉपर्टी हड़पी है, तो पहले आप उस पर अपना स्वामित्व दिखाओ कि हाँ ये तुम्हारी ही प्रॉपर्टी है। या फिर अगर कोई कहता है कि तुमने मर्डर किया है या तुमने चोरी किया है, तो प्रूफ किस पे होता है, उसी पे होता है जो व्यक्ति ये क्लेम कर रहा है कि हाँ मेरी चोरी हुई। ठीक है, तो चोरी के सामान का पहले ओनरशिप कर तुम प्रूफ करो, उसके बाद ही तुम किसी पे क्लेम कर सकते हो। मतलब पूरा जो दामनदार है केस को लीड करने का, वो किसके ऊपर है, बर्डन ऑफ प्रूफ, तो वो प्लेंटिफ पे ही यानी केस करने वाले पे ही होता है। ओके, चलो
अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसमें केस है, इंटरप्रिटेशन देख लो भाई, इसकी व्याख्या देख लो। तो श्री केदारनाथ, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है ये इससे रिलेटेड। तो श्री केदारनाथ कोहली वर्सेस श्री सरदुल सिंह 2003 का ये केस है। इसमें क्या हुआ भाई देखो, इस केस में कोर्ट हैज स्टेटेड दैट रूल ऑफ लॉ बीइंग एक्टरी incumbent onus probandi signifies that plaintiff or prosecution has to bear the plaintiff of the बर्डन ऑफ द प्रूफ। तो इस केस में ये बोला गया कि भाई जो भी बर्डन ऑफ प्रूफ है ना वो कौन बियर करेगा, प्रोसिक्यूशन बियर करेगा। प्रोसिक्यूशन कौन होता है, सरकारी वकील। अगर मान लीजिए कि स्टेट के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस करते हो, जैसे कि मर्डर कर दिया, जैसे कि डकैती कर दिया, रॉबरी कर दिया, एफए कर दिया, तो ये सब केस कौन लड़ेगा, तो प्रोसिक्यूशन देखेगा, ठीक है, सरकारी वकील देखेगा। तो ये प्रूफ कि हाँ जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं रॉबरी के या डकैती के, ये प्रूफ करने का काम किसका, प्रोसिक्यूशन का। तो बर्ड, और या फिर सिविल केसेस में हम देखें, मान लो कोई व्यक्ति कह रहा है कि इसने मेरी जमीन हड़पी है, तो जो व्यक्ति कह रहा है, केस लेके गया है प्लेंटिव, उस प्लेंटिव को ही ये प्रूफ करना होगा कि पहले तो वो उसकी संपत्ति है ये प्रूफ करे, और दूसरा कैसे सामने वाले यानी कि डिफेंडेंट ने उसकी प्रॉपर्टी में ब्रीच किया। ये सब प्रूफ कौन करेगा भाई, जो केस इंस्टीट्यूट कर रहा है, चाहे वो प्लेंटिफ हो सिविल केसेस में या प्रोसिक्यूशन हो क्रिमिनल केसेस में। ठीक है ना, ये समझ में आ गई आपको बात। चलो अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, प्लेंटिफ केस मस्ट स्टैंड्स ऑन इट्स ओन वर्ड। The plaintiff cannot claim that his claim is proven because defendant argument is weak। अब देखो प्लेंटिफ ये नहीं कह सकता, मान लो प्लेंटिफ सामने वाले व्यक्ति को कर रहा है कि इसने मेरे सामान चुराया है, ठीक है, और मान लो कि डिफेंडेंट जो है वो प्रूफ नहीं कर पा रहा है अच्छे से कि हाँ सच में मैंने सामान चुराया था या नहीं चुराया था, ठीक है। तो अब ये नहीं प्लेंटिफ कह सकता कि अरे भाई डिफेंडेंट का तो आर्गुमेंट वीक हो रहा है, कमजोर हो रहा है मेरे कंपेयर में, तो जरूर ही डिफेंडेंट ने ये काम किया है। तो वीक अगर आर्गुमेंट है डिफेंडेंट का, तो इसका फायदा प्लेंटिफ नहीं ले सकता अपना जो क्लेम है वो प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना कौन सा केस था, श्री केदारनाथ कोहली वर्सेस श्री सरदुल सिंह का, ठीक। और भी बहुत सारे केसेस हैं जिसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना एक केस देखते जाइए। नेक्स्ट के जो केस है वो है एक्टस क्यूरी, सॉरी लैटिन मैगजीम एक्टस क्यूरी नॉमिनम ग्रेविट। इसका मतलब क्या है भाई कि this idea that no one should suffer as a result of court's error or delay in the proceeding has been deemed to be important to the system of justice and its application to Indian law. The same has been incorporated by the legal maxim actus curiae nomen gravitate। अब इसका मतलब ये है कि अगर किस अदालत से किसी भी तरह की गलती हो गई है या कार्रवाई में जो है वो देरी हो गई है, उसके परिणाम किसी को भी कष्ट नहीं उठाना चाहिए। अगर किसी को भी इस वजह से कष्ट हो रहा है कि भाई कोर्ट ने कोई गलत फैसला दे दिया या फिर कार्रवाई लेट से हुई, ठीक है ना, तो न्याय प्रणाली और भारतीय कानून के अनुप्रयोग के लिए महत्वपूर्ण ये चीज माना जाता है कि अगर किसी भी एक्ट के द्वारा, अदालत के किसी भी एक्ट के द्वारा या गलत निर्णय हो गया है या फिर कानूनी कार्रवाई देने में देरी हो गई है, तो इसका जो रिजल्ट का असर है वो उस व्यक्ति पे नहीं पड़ना चाहिए जिसपे गलत असर पड़ गया था अदालत की गलत कार्यवाही के द्वारा या फिर देर से परिणाम देने के द्वारा, ठीक है ना। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलो इसको और अच्छे से हम देखते हैं, और अच्छे से हम इसको केसेस के थ्रू देखते हैं। चलो इसी को हम लोग पढ़ लेते हैं पहले, ठीक। अब यहाँ पे देखो हिंदी में देखते हैं। यदि न्यायालय जानकारी प्रदान करने में कोई गलती करती है तो वादी का कर्तव्य है, यद्यपि पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, तो कम से कम न्यायालय द्वारा साझा किया जाता है कि वादी जानकारी के आधार पर कार्य करता है, तो न्यायालय ने उसे उसकी गलती के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया। न्यायालय के मार्गदर्शन के लिए इसमें सबसे बड़ा कोई मानक नहीं है
कि न्यायालय के किसी भी कार्य से वादी को कोई नुकसान ना पहुंचे, और यह सुनिश्चित करना न्यायालय का परम दायित्व है कि यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय की त्रुटि से नुकसान पहुंचता है तो वो उसे उसी स्थिति में दोबारा ले आए जब त्रुटि होने से पहले जिस स्थिति में वो व्यक्ति था। मान लो कि कोई एक प्लेंटिफ है जो कोर्ट के दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार दिशा निर्देश के अनुसार या फिर उसके इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम करता है, कोई प्लेंटिफ कोई वादी, लेकिन कोर्ट ने किसी भी तरह से उसे एक गलत इंफॉर्मेशन दे दी या फिर कुछ भी कर दिया, और उस अकॉर्डिंग जो वादी है जो प्लेंटिफ है अपना आगे का काम प्रोसीड किया, और उसकी वजह से क्या हो गया, घाटा किसको हो गया भाई, नुकसान किसको हो गया, प्लेंटिफ को हो गया। तो कोर्ट प्लेंटिफ को दोष नहीं देगी, क्योंकि प्लेंटिफ पूरी तरह से रिलाई कर रहा था किसके ऊपर, न्यायालय के ऊपर। तो न्यायालय कुछ ऐसा काम करेगी कि उस व्यक्ति को, उस प्लेंटिफ को जो पहले जिस सिचुएशन में था उसी सिचुएशन में ला करके खड़ा कर देगी, ठीक है ना, त्रुटि होने से पहले जिस सिचुएशन में था उस सिचुएशन में उसको ला करके खड़ा कर देगी, मतलब उसको अपनी त्रुटि की वजह से उसको नुकसान नहीं होने देगी। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। इसमें केस लॉज है कला भारती एडवर्टाइजिंग वर्सेस हेमंत विमलनाथ नरी चानिया एंड अदर्स 2010 का केस है। इसमें क्या बोला गया, इस मामले में मुद्दा अपीलकर्ता से जुड़ा था जो बॉम्बे में एक विज्ञापन होर्डिंग फर्म का प्रबंधन करता था। उसने 2001 में एक सोसाइटी का प्रांगण मतलब 40:20 की होर्डिंग लगाने की अनुमति मांगी थी। कोई व्यक्ति था जो बॉम्बे विज्ञापन होर्डिंग फर्म का वो क्या था, मैनेजर था, और उन्होंने सोसाइटी में 40:20 रेशियो का जो है वो होर्डिंग लगाने की अनुमति मांगा था। और उस केस में क्या हुआ भैया, देखो, जबकि ऐसे परिदृश्य की कल्पना की जाती है कि जिससे में न्यायालय का यह कर्तव्य होता है कि वो अपने कृत्य से किसी पक्षकार के साथ हुए अन्याय को दूर करे। तो एक्ट, अच्छा ये तो मैंने बता दिया। हाँ, देखो पहले इसी का इंटरप्रिटेशन आप देख लो। 40:20 रेशियो का होल्डिंग लगाने की उसने बात करी थी, लेकिन बाद में कोर्ट ने बोला कि भाई इतनी रेशियो का होल्डिंग जो है वो लगाना सही नहीं है या फिर कानूनी ढंग से, कानूनी रूप से सही नहीं है। तो बाद में कोर्ट ने ये, क्योंकि उसको अनुमति दी दी थी, ठीक है ना, लगाने के लिए, तो बाद में वो चीज वापस ली और उनको जो लगाने का फैसला दिया था वो वापस ले लिया कि 40:20 रेशियो का आप लगाइए। उससे पहले जो उनका पोजीशन था वो ला करके लौटा दिया, ठीक है ना। किसको, तो जिस व्यक्ति को ने उन्होंने अनुमति दी थी, कोर्ट ने अनुमति दी, ठीक। चलो, इसी तरह नीरज कुमार सैनी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स का केस है। इसमें भी आप देख सकते हो कोई एग्जाम से रिलेटेड मामला था, ठीक। हाँ, नेक्स्ट जो मैगजीन है, लीगल मैगजीन, वो है, देख लो भाई, बेनिग्ने फेसिएंडे सेंट इंटरप्रिटेशन चार्टरम, ठीक है, उत जस उत रस मेजिस वेलियत कॉम पैरियत, ठीक है। ये जो है वो उत है, ये उत उत उती नहीं है, उत रस मेजिस वेलियत कॉम पैरियत का ये जो है लीगल मैगजीन है। और इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि द डॉक्यूमेंट मस्ट बी कंस्ट्रक्शन, जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं, इन सच अ वे दैट इंस्ट्रूमेंट विल सर्व रेदर देन डाई, तो उसका कुछ अस्तित्व होना चाहिए। सीधे शब्दों में कहे तो दस्तावेजों का अगर निर्माण कर रहे हैं तो इस तरीके से उसका निर्माण करें कि उपकरण खत्म होने के बजाय काम में आए। अब ये देखो, डॉक्यूमेंट जो है वो अगर ऐसा बनाया जाए जो हमेशा के लिए रिलायबल हो या फिर कुछ ज्यादा समय के लिए क्या हो, उसकी वैलिडिटी हो, तो वो काम सही रहता है। तो ऐसे ही दस्तावेज बनाना चाहिए जिसका
एग्जिस्टेंस रहे, या ये नहीं कि एक बार दस्तावेज बना रहे हैं तो वो जल्दी ही खराब हो जा रहा है, मर जा रहा है या खत्म हो जा रहा है, ठीक है। ऐसा दस्तावेज नहीं कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड इन अ वे दैट इंस्ट्रूमेंट विल सर्व रेदर देन डाई। तो जो भी उपकरण है या उस दस्तावेज से रिलेटेड कोई भी डिसीजन अगर लिए गए हैं तो वो लॉन्ग टर्म में रन करे, तो दस्तावेज ऐसे ही बनाने चाहिए, ठीक है। इसमें जो केस है वो है हरियर बनर्जी एंड अदर्स वर्सेस रामाशी रॉय एंड अदर्स 1918 का। इस केस में क्या बोला गया, बॉम्बे हाई कोर्ट इस केस में बोले क्या, वो कंसिडरिंग एन अपील, अपील में ही गया था, इन विच इजेक्टमेंट वाज बोथ नॉट बाय लैंड ओनर्स और ऑक्युपायर्स अगेंस्ट ट्रेसपासर्स बस बाय लैंडलॉर्ड of a specific piece of land against their former tenants in order to reclaim possession on the ground that their tenancy has been decided by an effective notice to leave validity that was duly served। इसमें भी टेनेंट और जो लैंडलॉर्ड है उससे रिलेटेड मामला था। इसमें जो पुराना इजमेंट का मामला था, इजेक्टमेंट, इजेक्टमेंट क्या होता है भाई, इजेक्टमेंट का मतलब होता है निकाल देना। इजेक्टमेंट का मतलब क्या होता है, निकाल देना। मान लो कि कोई अगर लैंडलॉर्ड है और वो अपने टीनेट को निकाल रहा है तो उसको क्या कर रहा है, इजेक्ट कर रहा है, ठीक है। चलो इसको देखेंगे। मामलों में निर्णय देते हुए एक अपील पर विचार कर रहा था कौन, बॉम्बे हाई कोर्ट, जिसमें भूमि मालिकों, एक मिनट, भूमि मालिकों या अधिभोगी, या तो जो भूमि मालिक था, जो लैंड ओनर था वो, और या तो फिर जो उसका पोजीशन में रहता था वो, द्वारा अतिचारियों के विरुद्ध, मतलब ट्रेसपासर, उस प्रॉपर्टी में कोई ट्रेसपास कर रहा था, के विरुद्ध नहीं बल्कि एक विशिष्ट भूमि के भूस्वामियों द्वारा अपने पूर्व काश्तकारों के विरुद्ध बेदखली का मामला दायर किया गया था, ताकि वे इस आधार पर कब्जा पुनः प्राप्त कर सके कि उसकी काश्तकारी का निर्णय विविध रूप से दिए गए एक प्रभावी नोटिस द्वारा किया जा सकता था। अब यहाँ पे देखो, इसमें जो मालिक था या फिर जो पोजेशन करता था, उसने जो पहले रह रहा व्यक्ति होता है, पहले रह रहा व्यक्ति मतलब कि किराएदार जो होता है, उसके ऊपर मान लो बाद में जा करके वो जब जबरदस्ती से रहने लगता है तो उसको एज अ ट्रेसपासर नहीं ट्रीट किया गया, बल्कि उसको इजेक्टमेंट के रूप से ट्रीट किया गया। और वो जो नोटिस दिया गया था उसको इजेक्टमेंट का मतलब, जो टीनेट पहले रहता था किराएदार, उसको जो नोटिस सर्व किया गया था उस नोटिस को प्रभाव में एग्जिस्टेंस में लाया गया, जो मकान मालिक और टीनेट के बीच में हुआ था कि देखिए इस नोटिस के अनुसार मैं ट्रेसपासर्स अगर कोई होता है तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, इजेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो वही बोला गया कि ऐसा ही डॉक्यूमेंट कोई बनाया जाए जो एक बार में, ऐसा नहीं हो कि अभी के लिए बन गया बाद में उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया या फिर उसकी वैल्यू खत्म हो गई। एक बार कोई डॉक्यूमेंट बन गया तो वो चलता रहना चाहिए, एज एन इंस्ट्रूमेंट वर्क करता रहना, ठीक है ना। इसमें देखो भाई, भाईलाल जगदीश बनाम अतिरिक्त उप आयुक्त का भी केस है, तो इसको आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो हमारा मैगजीन है, एक मिनट, नेक्स्ट जो हमारा मैगजीन है वो है वो है डेली डेली डेलिक्टस नन प्रोटेस्ट डेलिकेयर। इसका लिटरल मीनिंग क्या है भाई, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ डेलीगेटस नन प्रोटेस्ट डिक्लेयर, मतलब कि वन हु इज डेलीगेटेड कैन नॉट फर्दर डेलीगेटेड रीडेलीगेटेड। मान लो कि कोई काम अगर आपको सौंपा गया है, कोई भी काम आपको करने के लिए बोला गया है, तो आप उस काम को किसी तीसरे व्यक्ति को काम करने के लिए नहीं दे सकते। मान लो कोई भी एक्ट जो है या रूल जो है वो क्या कहता है कि ये काम डीएम करेंगे, तो डीएम को ही करने के लिए काम बोला गया है, तो डीएम अपने नीचे किसी ऑफिसर्स को या फिर किसी कर्मचारी को डेलीगेट नहीं कर सकते, वो काम सुपुर्द नहीं कर सकते। तो डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, तो जिसको काम दिया गया है, वन हु इज डेलीगेटेड कैन नॉट फर्दर रीडेलीगेटेड, तो वो दोबारा किसी काम को सुपुर्द नहीं कर सकता। मान लो कि मुझे कोई काम दिया गया है लॉ के द्वारा करने के लिए, तो वो मैं ही करूंगी, ठीक है, किसी दूसरे को मैं सुपुर्द नहीं करूंगी वो काम, अनलेस एंड अनटिल कि लॉ ही मुझे इस काम के लिए अलाउ करे कि हाँ आप
आगे चल करके किसी को ये काम डेलीगेट कर सकते हो, सुपुर्द कर सकते हो। ठीक है, तो डेलीगेटस नन प्रोटेस्ट डिक्लेयर का मतलब आई होप आपको समझ में आया होगा। इंटरप्रिटेशन वही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। इसमें एक केस है बहुत इंपॉर्टेंट, हमदर्द हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1959 का केस है। इसमें वर्तमान मामला इस बात से संबंधित था कि क्या कार्यपालिका को कानून की अवहेलना के कार्यपालिका, देखो कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, तो कानून की अवहेलना के अंतर्गत आने वाली बीमारियों में वृद्धि करने की शक्ति प्रदान करना विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन है या नहीं। तो इन्होंने बोला था, मतलब इसमें ये क्वेश्चन था कि जो कार्यपालिका है यानी एग्जीक्यूटिव है, वो कानून की अवहेलना के अंतर्गत आने वाली जो भी बीमारियों में वृद्धि करने की शक्तियां प्रदान करी गई थी। अब देखो भाई, डिजीजेस टू एड डिजीजेस फॉलिंग within the mischief of institute amount to delegation of legislative powers or not। तो इसमें कानूनी शक्तियां, ये इतना लंबा चौड़ा बीमारियां वगैरह की बात करने से बढ़िया है कि मैं बात करूं कि कार्यपालिका जो है वो क्या, अगर उसको कोई काम करने के लिए दिया गया है, कोई चीज कंट्रोल करने के लिए दिया गया है, तो क्या उसके पास पावर है कि वो अपनी पावर किसी को डेलीगेट कर सके या फिर अपने आप से उस पावर को एक्सपांड कर सके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया। तो देखो, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि विधायिका द्वारा कार्यपालिका को विधायी शक्तियां सौंपना हमारे संविधान द्वारा निषिद्ध नहीं है। ठीक है, तो प्रोहिबिटेड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो कार्य विधायिका है वो कार्यपालिका को शक्तियां नहीं सुपुर्द कर सकती। हालांकि अब यह सर्वमान्य हो चुका है कि विधायिका कार्यपालिका को मूलभूत विधायी शक्तियां हस्तांतरित नहीं कर सकती। यह दर्शाता है कि विधि नियत निधियां विधायिका द्वारा ही निर्धारित की जानी चाहिए और विधायिका प्रशासन को यह भूमिका सौंप कर समानांतर विधायिका का गठन नहीं कर सकती है। विधायी प्राधिकार सौंपने का अर्थ महत्वपूर्ण विधायी कार्यों से छूट देना नहीं है। अब यहाँ पे देखो, वो मान लो कि विधायिका का काम है कानून बनाना, लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, वो कानून बना करके किसी एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका को वो काम करने के लिए दे रही है, तो उसी को ही फॉलो करवाना है, उसी ही लॉ को फॉलो करवाना है, ना कि कार्यपालिका अलग से अपना लॉ बना करके या अपने हिसाब से मॉडिफाई करके उस लॉ में चीजों को इम्प्लीमेंट कराए। अनलेस एंड अनटिल की विधायिका जो है, लॉ जो है, वो खुद ना इस चीज के लिए परमिशन देता हो कि हाँ आप इसमें कुछ कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। ओके, चलो इसी तरह और सारा भी केस है, आप देख लोगे इसको। नेक्स्ट है, अब लीगल मैगजीन जो आ गया वो है डैमनम सिने इंजूरिया, मतलब कि डैमेज विदाउट इंजरी। ठीक है ना, डैमेज तो हुआ है आपको, डैमेज तो हुआ है, नुकसान तो हुआ है, लेकिन आपको कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है। ठीक है, इसके लिए एक केस भी है, ये आपका ये टॉर्ट लॉ ऑफ टॉर्ट्स में ये आप केस पढ़े होंगे, अगर पढ़ के आए होंगे तो वॉयलेशन ऑफ पर्सन लीगल राइट्स, डैमेज सस्टेन्ड बाय प्लेंटिफ बट नो वॉयलेशन ऑफ पर्सन राइट। तो डैमेज तो हुआ है, डैमेज तो हुआ है प्लेंटिफ के एक्ट से, लेकिन किसी भी तरह का लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं हुआ है। तो डैमिनम सिने इंजूरिया का सीधा मतलब है डैमेज विदाउट डैमेज 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 विदाउट इंजरी। ठीक है, डैमेज तो हुआ है पर इंजरी नहीं हुई है, याद रखना। ठीक है, तो डैमेज विदाउट इंजरी। अब इसका लिटरल मीनिंग हमने आपको बता ही दिया है कि डैमेज और लॉस, डैमेज और लॉस इन टर्म्स ऑफ मनी, अगर आपको डैमेज हुआ है किस चीज के, मनी का, प्रॉपर्टी का,
or any other physical laws that other occurs without the breach of any लीगल राइट। अगर इन किन्हीं भी तरह का आपको इंजरी हुआ है और बिना लीगल राइट के इंजरी के, मतलब बिना लीगल राइट आपका वॉलेशन नहीं हुआ लेकिन मनी का, प्रॉपर्टी का, ये सब का आपका क्या हो गया है भाई, इंजरी हो गया है, तो ये किसी भी तरह का जो क्लेम है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको अकाउंटेबल नहीं माना जाएगा, आंसरेबल नहीं माना जाएगा उस व्यक्ति के द्वारा जिसने किसी को जो डैमेज है वो दिया है। अगर वो लॉस करता है किसी के मनी, प्रॉपर्टी, ये सब चीज को, लेकिन लीगल राइट को लॉस नहीं करता है, तो लीगल राइट को अगर लॉस किया जा रहा है तब तो ये क्या है, मेंटेनेबल है, ये आप चीजें इसके लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी तरह का डैमेज हो रहा है लेकिन उसमें लीगल इंजरी नहीं हो रही है तो ये एक्शनेबल नहीं है। ठीक है, चलिए अब इंटरप्रिटेशन आपने इसका देख लिया। इसमें सबसे जो लैंडमार्क केस है आपका वो कौन सा है, ठीक है, वो है ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस। 1410 का ये केस है। इसमें ये हुआ था कि मान लो कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, वो किसी बी नाम के स्कूल में जो है वो काम करता था। स्कूल में काम करते, इंग्लिश टीचर था ये, तो ये काम करने के दौरान ही ये क्या करता है, ए नाम का कोई स्कूल खोल लेता है। मतलब बी नाम के स्कूल में वो काम करता था, कोई सी नाम का व्यक्ति मान लो, काम करते करते ही इसने अपना एक दूसरा कोचिंग या स्कूल खोल लिया, जिससे इस स्कूल से बहुत सारे बच्चे इस स्कूल में एडमिशन लेने लगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, बी को लीगल इंजरी नहीं हुई। क्या नहीं हुआ, लीगल इंजरी बी को नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे बी को डैमेज हुआ। डैमेज किसका हुआ, मनी का हुआ। तो इस केस में बी जो है वो एक्शन नहीं ले सकता है, लीगल एक्शन नहीं ले सकता है, किसके विरुद्ध, सी के विरुद्ध। ठीक है ना, चलो, तो ये रहा आपका ग्लॉस्टर ग्रामर का केस। इसको एक बार आप पढ़िएगा और अच्छे से चीजें आपको समझ में। ठीक, उषा बेन का भी केस है इसमें। नेक्स्ट जो है वो है एडजुडम जेनेरिस का केस। ठीक है, केस नहीं, सॉरी, लैटिन मैगजीन जो है एडजुडम जेनेरिस, ये क्या कहता है भाई, देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल। एडजुडम जेनेरिस का मतलब होता है ऑफ सेम काइंड, किसी भी सेम तरह का, ऑफ दी ऑफ दी सेम काइंड। कोई भी चीज है वो सेम तरह की है। ठीक है, मान लो कोई भी आप सब्जी लेने जाते हो या कुछ भी लेने जाते हो, तो वो क्या दिखती है, कोई कोई सब्जी सेम तरह की दिखती है, तो आप क्या कहोगे, वो एडिटम जेनेरिस है। इसी तरह से अगर कोई लॉ है जो सेम तरह का दिखता है या फिर उसके रूट सेम है, तो आप क्या बोलोगे उस कि वो एडिटम जेनेरिस है। ओके, चलो, सेम काइंड, सेम तरह का है। इसको आप एक काम कीजिएगा, पढ़िएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मेन जो शब्द होता है वो आपको समझ में आ जाता है, चीजें आपको अच्छे से आगे समझ में आती हैं। अब नेक्स्ट केस है इस पे, वो है ठाकुर अमर सिंह जी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का। हाँ, ठाकुर अमर सिंह जी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का ये केस है। इसमें बोला गया, इट वॉज क्लेम्ड दैट holders of one of the tenors known as भूमिचर टेनर was not जागीरदार। तो जागीरदार वो नहीं था, इस केस में जो है वो हेल्ड किया गया। तो इसमें यही है, जमींदारी जो वॉल्यूशन आया था, आपको याद होगा कि जमींदारी एबोलिशन एक्ट आया था, जिसमें जो पहले की जमींदारी हुआ करती थी उसको सबको क्या कर दिया गया था, एबोल्यूट कर दिया गया था। ठीक है, खंडित कर दिया गया था। हाँ, तो जमींदारी प्रथा जो है वो समाप्त कर दी गई थी। तो जिस सन से जमींदारी प्रथा जो है वो समाप्त करी गई थी, तो राइट टू प्रॉपर्टी भी वो खत्म हो गया था। ठीक है,
तो अब इसमें आर्टिकल 13 ए आया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसमें ये बोला जाता था प्रॉपर्टी के राइट्स वगैरह से रिलेटेड सारी चीजें थी। जो प्रॉपर्टी का राइट पहले फंडामेंटल राइट था, उसको क्या बना दिया गया था, एक लीगल राइट बना दिया गया था। तो जब जमींदारी एबोलिशन आया, जमींदारी खत्म किया गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी चीज जब जमींदारी एबोलिशन आएगा तभी आपको देखना पड़ेगा। जब से जमींदारी एबोलिशन लागू हुआ और उससे रिलेटेड कोई भी अगर कानून है ना, तो वो सेम एडजुडेंट जेनरिस समझे जाएंगे, सेम काइंड के समझे जाएंगे। मतलब जमींदारी पे जो भी फंडामेंटल राइट होते हैं उनको खत्म करने की बात की गई, बल्कि एक लीगल राइट बनाया, राइट टू प्रॉपर्टी का। तो इस तरह के जो भी एक्ट आएंगे ना, वो एडुजम जेनरिस समझे जाएंगे, वो चैलेंज नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वो क्या है, सेम काइंड के एक्ट हैं जो मेन एक्ट है उससे रिलेटेड। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपने देख ली, इसमें और भी बहुत सारे केसेस होंगे, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आज हमने लगभग 10 से 11 जो है वो लीगल मैगजीन देखें, उसके लिटरल मीनिंग देखें, और जो बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट केस थे उनकी लिस्ट भी हमने देखी। ठीक है ना। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा। आप एक काम कीजिएगा, इस पीपीटी को डाउनलोड कीजिएगा, उसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आए। और ये लैटिन जो टर्म है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि आपके सेमेस्टर के लिए, बल्कि आप जब भी जाएंगे किसी हायर स्टडी में या जुडिशरी में या फिर एपीओ बनेंगे, तो उसमें भी ये बहुत हेल्प आने वाला है, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।